अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं रिएक्ट हुक्स और लोकल स्टोरेज के साथ एक बुक लिस्ट एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं। और ये बुक लिस्ट एप्लीकेशन कुछ इस तरह वर्क करेगी कि मेरे पास एक फॉर्म गिवन है और इस फॉर्म को यूज़ करते हुए मैं अपनी बुक्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकता हूं। जो मैं बुक्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड करूंगा ये मेरे ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज में ऐड होंगी। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मेरे पास कोई बुक नहीं है तो मुझे नो बुक्स आर एडिड येट शो होगा। तो मैं अब अपनी एप्लीकेशन का एक डेमो दे देता हूँ। ये बुक मैंने ऐड की और ये मुझे डिस्प्ले हो गई। अब मैं कंसोल में जाके यहाँ पर आप एप्लीकेशन के टैब में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज शो हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बुक ऐड हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो बुक्स और ऐड की और ये दोनों बुक्स मुझे लोकल स्टोरेज में नज़र आ रही हैं। अब मैं इनमें से एक बुक को डिलीट करता हूँ। ये मैंने नारुतो वाली बुक डिलीट की और ये आप लोकल स्टोरेज में देख सकते हैं कि वो लोकल स्टोरेज में अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। मेरे पास एक ऑप्शन रिमूव ऑल का भी है। मैं इसको रिमूव ऑल करता हूँ तो तमाम बुक्स डिलीट हो गई और लोकल स्टोरेज में अब मुझे सिर्फ एक एम्प्टी एरे डिस्प्ले हो रहा है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल। लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट फायरबेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ और इन दी अपकमिंग डेज मैं रिएक्ट नेटिव नेक्स्ट एज अ मर्न स्टैक से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा। थैंक यू। नाउ लेट्स राइट सम कोड। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप और रिएक्ट आइकन्स किट को यूज़ कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप इज़ अ CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिएक्ट आइकन्स किट एज इट्स नेम सजेस्ट इज़ एन आइकन लाइब्रेरी। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन एक्सटर्नल पैकेजेस को यूज़ करना चाहें या फिर नहीं। लेकिन मेरी जो एप्लीकेशन का फोकस है वो रिएक्ट हुक्स और लोकल स्टोरेज पर है। तो अगर आप इन पैकेजेस को यूज़ करना चाहें तो बूटस्ट्रैप आप इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, npm install bootstrap। और अगर आप रिएक्ट आइकन्स किट यूज़ करना चाहें तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं तो मुझे ये दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एप्लीकेशन में जो एक डिलीट का आइकन था, एक ट्रैश का आइकन था, वो मुझे इस पैकेज से मिल रहा है। और अगर आप बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करते हैं तो आप अपनी index.js में जाके ये bootstrap.css को इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन क्लोज index.js और एंड package.json। मेरी index.css में कुछ 55 लाइंस का कोड है। ये आप मेरी गिटहब की रेपो से कॉपी कर सकते हैं। नाउ वी कैन क्लोज दिस टू। अब मैं अपने app.js में एक एरो फंक्शन का कंपोनेंट बना लेता हूँ। मेरे मेन डिव में दो डिव हैं, एक फॉर्म कंटेनर और एक व्यू कंटेनर। यहाँ पे मुझे फॉर्म डिस्प्ले करवाना है और यहाँ पे मुझे बुक्स डिस्प्ले करवानी है। अब फॉर्म कंटेनर में मैं अपना एक फॉर्म बना लेता हूँ।
ये फॉर्म बूटस्ट्रैप की क्लासेस के ज़रिए बनेगा। ये मेरा फॉर्म रेडी है। अब ये जो इनपुट फील्ड्स हैं, मैं इन इनपुट फील्ड्स की स्टेट बना लेता हूँ और मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा। अब हम अपनी इनपुट फील्ड में ऑन चेंज का इवेंट कॉल करते हैं ताकि हम अपनी इनपुट फील्ड्स में कुछ ना कुछ टाइप कर सकें। ये मैंने अपनी इनपुट फील्ड्स में ऑन चेंज और वैल्यू का काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट बनानी है, क्योंकि जो मैं बुक ऐड करूँगा वो एक ऑब्जेक्ट वो एक ऑब्जेक्ट होगी। मेरी जो एक बुक है वो एक ऑब्जेक्ट होगी। उस ऑब्जेक्ट में मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, टाइटल, ऑथर, ISBN। यानी इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट मुझे एक एरे में पास करवाना है। तो इसके लिए मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट रिक्वायर्ड होगी। स्टार्टिंग में मेरे पास जो बुक्स में वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी एरे होगा। अब हमें क्या करना है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो इन वैल्यूज़ के साथ एक ऑब्जेक्ट बने देन वो ऑब्जेक्ट इस बुक्स में पुश हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्म पे ऑन सबमिट का इवेंट कॉल कराता हूँ। हैंडल ऐड बुक सबमिट। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ख़त्म करने के लिए e.prevent अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ।
अच्छा, जब हमारे पास की और वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो अकॉर्डिंग टू ES6 हम खाली की का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू का जो वेरिएबल है वो भी सेम है हमारे पास। तो मैं जस्ट टाइटल, ऑथर और ISBN का यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी बुक्स में पुश कराना है। उसके लिए मैं सेट बुक्स का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है कि मेरे एरे में जो भी वैल्यू है, यहाँ पे अभी मेरे पास एक एम्प्टी एरे है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास एक एम्प्टी एरे होगा और जो भी मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ आएंगी वो इधर ऐड हो जाएंगी। देन जब मैं दोबारा, यानी एक दफ़ा सबमिट कराने के बाद दोबारा फॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी बुक सबमिट करवाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑलरेडी एक बुक ऐड होगी वो मेरे पास यहाँ पे होगी। देन जो मैं नई बुक ऐड करवाऊँगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने क्या किया है कि बुक्स मेरे पास सेट हो गई हैं। यहाँ पे अगर मैं अपना एक फॉर्म सबमिट करवाऊँ, जैसे कि अब मैंने ये फॉर्म सबमिट करवाया और मैं अपने कंपोनेंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 स्टेट हैं जो कि मेरे फॉर्म की स्टेट हैं, और ये मेरे पास बुक्स की स्टेट है जिसमें मेरे पास से एक बुक ऐड हो गई है। अब ये फॉर्म सबमिट करवाने के बाद मुझे ये तीनों फील्ड्स एम्प्टी करनी है, तो इसके लिए मैं दोबारा सेट स्टेट कॉल करा लेता हूँ और इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इस बुक्स में मेरे पास एक बुक है। मैं इसमें 2 बुक्स डालूँ, 3 बुक्स डालूँ, वो मुझे बुक्स यहाँ पे मिल रही हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे कि मैं ये पेज रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं अपनी एप्लीकेशन में जाके स्टेट चेक करता हूँ, तो ये स्टेट वापस एम्प्टी एरे हो गई है मेरे पास। अच्छा, ये मेरे पास एप्लीकेशन में ये मैंने यूज़ की थी, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इससे बॉदर नहीं होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन में पहले से किस तरह मेरे पास स्टेट मौजूद थी, वैल्यूज़ और की मौजूद थी। अब ये मेरे पास एक एम्प्टी एरे है और जो भी मैं इस फॉर्म में फिल करूँ वो स्टेट में तो सेव हो ही, लेकिन मुझे लोकल स्टोरेज में भी सेव करवाना है। तो ये मैं किस तरह करूँगा, ये इस तरह होगा कि ये जो बुक्स है, इस बुक्स को मैं लोकल स्टोरेज में पुश कर दूँगा। इसके लिए मुझे यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ इफ़ेक्ट हमेशा जब हमारी एप्लीकेशन माउंट हो जाती है उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट हमारा रन करता है। इस एरे डिपेंडेंसी में मैंने बुक्स की वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरी इस बुक में चेंजिंग आएगी तो मेरा यूज़ इफ़ेक्ट रन हो जाएगा। अब इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं लोकल स्टोरेज में, अगर जब भी हमें कोई आइटम सेव करवाना होता है तो हम सेट आइटम यूज़ करते हैं, देन उसको एक की प्रोवाइड करते हैं बुक्स। अच्छा, लोकल स्टोरेज में सिर्फ हमें स्ट्रिंग सेव करवाने की इजाज़त होती है, यानी हम सिर्फ एक स्ट्रिंग सेव करवा सकते हैं।
हम ऑब्जेक्ट या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेव नहीं करवा सकते, तो स्ट्रिंग में सेव करवाने के लिए हम json.stringify यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने बुक्स की वैल्यू प्रोवाइड की हुई है एरे डिपेंडेंसी में। तो जैसे ही स्टार्टिंग में मेरे पास ये एम्प्टी एरे है, लेकिन जैसे ही मैं ये सेट बुक्स करके इस बुक्स की वैल्यू को चेंज करूँगा, यानी मेरे पास कोई भी बुक ऐड होगी तो मेरे पास यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर हो जाएगा। और जैसे ही यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होगा तो यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में मेरी एक बुक ऐड कर देगा एज अ स्ट्रिंग। फिर मैं अगर कोई दूसरी बुक ऐड करूँगा तो यहाँ पे बुक्स में मुझे चेंजिंग मिलेगी। जैसे ही मुझे कोई चेंजिंग मिलती है तो यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होगा। यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होगा तो लोकल स्टोरेज में वो मेरी एक और बुक ऐड कर देगा। अब हम चेक करते हैं। आप कंसोल में जाके एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बुक्स एक एम्प्टी एरे है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ये मैंने ऐड कर दी। मैं एक और बुक ऐड कर देता हूँ। अब मैं अपनी एप्लीकेशन में चल के देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बुक्स मेरी लोकल स्टोरेज में ऐड हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन बुक्स को जो कि मेरी लोकल स्टोरेज में ऐड है इनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमें लोकल स्टोरेज से पहले गेट करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, इस व्यू कंटेनर में एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर बुक्स डॉट लेंथ लेस देन 1 होती है, इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक एम्प्टी एरो होता है तो क्या करना है, मैं एक डिव लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नो बुक्स आर एडेड येट। यहाँ पे मुझे ये शो हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मेरी लोकल स्टोरेज में तो बुक ऐड थी, लेकिन जैसे ही मेरी एप्लीकेशन दोबारा रेंडर हुई तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है, जैसे ही कोई भी कंपोनेंट या एप्लीकेशन रेंडर होती है उसके बाद ये ट्रिगर करता है। अब मेरी एप्लीकेशन दोबारा से रेंडर हुई तो यहाँ पे उसको एक एम्प्टी एरे मिला। जब उसको एम्प्टी एरे मिला तो लोकल स्टोरेज मेरी क्लियर हो गई। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि लोकल स्टोरेज से मेरी जो भी वैल्यूज़ हों वो गेट कर सके। लोकल स्टोरेज से गेट करने के लिए गेट आइटम यूज़ होता है और यहाँ पे हमें बस की प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने की प्रोवाइड कर दी बुक्स। अब जो भी मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा होगा वो इस डेटा में चला गया। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरे पास डेटा है तो क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो JSON.parse क्या करता है, जो डेटा होता है उसको ऑब्जेक्ट में ले आता है, JSON फॉर्मेट में ले आता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोकल स्टोरेज में कुछ भी सेट करते हैं तो हम स्ट्रिंग में ऐड करते हैं। जब भी मैंने यहाँ पे json.stringify यूज़ किया था ताकि वो हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे लोकल स्टोरेज में सेट कर दे। लेकिन हमें जो डेटा चाहिए वो हमें ऑब्जेक्ट JSON फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, json.parse यूज़ करेंगे। json.parse में मैंने डेटा प्रोवाइड किया तो मेरे डेटा को ये JSON फॉर्मेट में ले आएगा। और अगर मेरे पास डेटा होता ही नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ कि रिटर्न कर दो मुझे एक एम्प्टी एरे।
अब ये जो फंक्शन है ये मैं अपनी यूज स्टेट में, जो कि मैंने एक एम्प्टी एरे प्रोवाइड किया हुआ है, अब मैं ये फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रेंडर होती है, ये फंक्शन मैंने लिख दिया, अब वो क्या यूज स्टेट क्या देख रहा है, गेट डेटा फ्रॉम एलएस, वो इसको देख रहा है। वो इसको देख रहा है तो हमें इस फंक्शन में क्या मिल रहा है, लोकल स्टोरेज में हमारा जो भी डेटा है वो इस डेटा में जा रहा है। और इस तरह यहाँ से जो भी डेटा है हमारा वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया यूज स्टेट में, और यहाँ से इस बुक्स में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हम जितनी भी एप्लीकेशन में अगर चेंजिंग आती है, जितनी भी हमारी एप्लीकेशन में चेंजिंग आती है, हमें बुक्स में डेटा मिल ही जाना है। अभी बुक्स में एक एम्प्टी एरे है, लेकिन मैं एक बुक ऐड करता हूँ। ये मैंने बुक ऐड की। अब यहाँ पे नो बुक्स आर एडेड येट, ये हट गया, ये अब हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर बुक्स डॉट लेंथ लेस देन 1 हो। यहाँ पे अभी हमें ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये हमें रेंडर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश भी कर लूँ तब भी ये मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बुक्स में मुझे डेटा मिल रहा है यहाँ से। अब हम अपनी लोकल स्टोरेज चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा मेरे पास है। अब मैं जितनी भी दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लूँ ये डेटा मुझे मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेटा था हमारी लोकल स्टोरेज में, इसको डिस्प्ले करवाना है। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर बुक्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, इट मीन्स वी शुड हैव समथिंग इन बुक्स एरे। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप पे एक टेबल यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल है वो रेंडर हो गया है। अब ये टी हेड है हमारा, इस टी हेड के अंदर मुझे मेरा जो भी डेटा है वो शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। इस कंपोनेंट को मैं view.js कह देता हूँ। ये मैं एक एरो फंक्शन वाला कंपोनेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं व्यू टेबल कर देता हूँ। अब इस टी बॉडी के अंदर मैं कंपोनेंट रेंडर कराता हूँ और अपनी एप्लीकेशन में चल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टेबल जो मेरा कंपोनेंट था view.js ये रेंडर हो गया है। अब मुझे डेटा शो करवाना है, तो जो मेरे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट है बुक्स, इसको मैं एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ अपने व्यू कंपोनेंट में। बुक्स इक्वल टू बुक्स। अब व्यू कंपोनेंट में मैं अपनी बुक्स को रिसीव करता हूँ। बुक्स मैंने रिसीव कर ली। अब मुझे क्या करना होगा, बुक्स, क्योंकि मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं मैप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ ताकि मुझे इंडिविजुअली हर बुक रिसीव हो, और वो जो इंडिविजुअल बुक होगी वो मैं एज अ कॉल बैक रिसीव करूँगा। ये मेरे पास कॉल बैक में मैंने बुक ले लिया।
और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ करके JSX रिटर्न करवा सकता हूँ। जब भी हमारे पास एक इंडिविजुअल एलिमेंट रिसीव हो रहा है तो वो की प्रॉप रिसीव करता है, और की प्रॉप में मैं ISBN नंबर दे सकता हूँ, book.isbn, क्योंकि ISBN नंबर मुझे हमेशा यूनिक मिलेगा। यहाँ पे मैं TD के अंदर सबसे पहले तो मैं book.isbn ही ले लेता हूँ, देन book.title और book.author। अब हम अपनी एप्लीकेशन में चल के देखते हैं तो ये बोल रहा है कि बुक इज़ नॉट डिफाइंड, app.js लाइन नंबर 85, बुक्स इक्वल टू बुक्स, ये मैंने रिसीव कर लिया है। देन ये क्यों बोल रहा है मुझे बुक्स डॉट मैप, ये सही तो है। इसको मैं हार्ड रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अभी भी मुझे वही वाला एरर दे रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये एरर नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूँ। हाँ तो गाइस, दैट वाज नथिंग एरर। मैंने जस्ट अपनी एप्लीकेशन रिस्टार्ट की, प्रोजेक्ट क्लोज किया, देन दोबारा स्टार्ट किया, एंड इट वर्क्स फॉर मी। आई होप कि वो वाला एरर आपको नज़र नहीं आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा था वो मुझे अब शो हो गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मुझे डिलीट आइकन शो करवाना है, और वो जो आइकन है वो मैं अपने गिटअप से ले सकता हूँ, और अपने एक और TD बनाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसको मैं क्लास दे देता हूँ डिलीट बटन। यहाँ पे मैं आइकन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइकन मुझे डिस्प्ले हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करूँ कि मैंने किस बुक पर क्लिक किया है। और ये मैं किस तरह करूँगा, ISBN नंबर के थ्रू मैं ये यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा कि मैंने किस बुक पे क्लिक किया है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं जिस बुक पे क्लिक करूँ तो उसका ISBN नंबर अपने कंसोल में डिस्प्ले करवाता हूँ, और ये मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कराता हूँ। अब ये जो डिलीट बुक का फंक्शन है ये मैं एज अ प्रॉप रिसीव करूँगा app.js से, यानी कि मैं app.js में ये फंक्शन लिखूँगा। अब ये जो डिलीट बुक है ये मैं अपने व्यू कंपोनेंट में पास करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये नारुतो वाली बुक पे क्लिक करता हूँ तो इसका ISBN नंबर मुझे मेरे कंसोल में मिला होगा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिला। और अगर मैं हैरी पॉटर वाली बुक पे क्लिक करता हूँ तो उसका ISBN नंबर भी मुझे गेट हो गया। अब इस
जिस तरह मैंने यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया है बुक को, तो अब मैं डिलीट की तरफ जाता हूँ और डिलीट हम फ़िल्टर मेथड के थ्रू करेंगे। मैं इसको फ़िल्टर्ड बुक्स कह देता हूँ, इक्वल टू बुक्स डॉट फिल्टर। ये 2 पैरामीटर लेगा, एलिमेंट और इंडेक्स। यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ एलिमेंट डॉट ISBN नॉट इक्वल टू ISBN के थ्रू। ये वाला ISBN एलिमेंट डॉट ISBN के इक्वल नहीं हो, तो जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे में बाकी हों वो मैंने रिटर्न करा दिया। और अब मैं यहाँ पे सेट बुक्स करके फिल्टर्ड बुक्स से अपडेट करा देता हूँ, सेट बुक्स। और अब हम चल के देखते हैं, ये मैं किशिमोटो को डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, और हैरी पॉटर वाली बुक ये भी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक रिमूव ऑल का बटन शो करवाना है। ये हम यहाँ पे शो करा सकते हैं टेबल के बाद। यहाँ पे मुझे रिमूव ऑल का बटन शो हो गया है। अब इसको क्लिक करने पे मुझे क्या करना है कि ये तमाम बुक्स डिलीट कर देनी है। ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। सिंपल, हम ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करेंगे, देन एक फंक्शन हम ट्रिगर करवाएंगे, सेट बुक्स। ये स्टेट वाला फंक्शन, यही वाला फंक्शन है। और यहाँ पे हम बुक्स को एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर देते हैं। आई थिंक एरर था, ये मैंने स्मॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब हम चेक करते हैं, और अब जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये तमाम बुक्स रिमूव हो गई हैं। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई होप यू वुड लाइक दिस वन। ट्यूटोरियल बनाते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई हम्बली अपोलोजाइज, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।